हाँ जी बच्चों, सभी बच्चों को नमः संस्कृताय नमस्ते। और हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे। सुपर टैट के लिए संस्कृत में हम लोगों ने संधि शुरू की थी और संधि के बारे में जो भी परिभाषा होती है या फिर इससे जो पूर्व से जो प्रश्न बनते हैं उनसे मैंने संधि के बारे में बता दिया था। जैसे कि संधि किस में होती है, किस में नहीं होती है, या इसकी संज्ञा क्या होती है आदि ऐसे प्रश्न मैंने बता दिए थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है और क्या क्या कैसे कैसे होती है। तो हम लोग संधि पढ़ रहे थे, देखेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे। संधि, संधि का मतलब हमने बताया था। संधि का मतलब संस्कृत में जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है, मेल होता है, मिलना होता है। संधि की संहिता संज्ञा होती है। ठीक है, परा सन्निकट संहिता, अत्यंत सन्निकट होने के कारण इसकी संहिता संज्ञा होती थी। इस तरह से बहुत प्रश्न जो थे वो बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे कि संधि के प्रकार कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर संधि के प्रकार कहा जाए या फिर संधि के भेद कहा जाए तो मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक, याद रखेंगे, मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा नंबर दूसरा, चलो इधर लिख दे रहे हैं, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, दूसरा क्या होता है? व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। तो मुख्यतः तो ये 3 संधि होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि को दूसरा अच नाम से जानते हैं, अच संधि। ठीक है, क्योंकि स्वर, सभी स्वर किस प्रत्याहार में आते हैं? अच प्रत्याहार में आते हैं, इसीलिए स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि भी होता है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि होता है, क्योंकि सभी व्यंजन हल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि इसका कुछ, वैसे तो मैंने मतलब कि इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्वर संधि में क्या होता है, आप देखेंगे कि स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। क्या होता है? स्वरों का मेल होता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही ये इस तरह से जैसे कभी कभी लिख दिया जाता, स्वर प्लस स्वर, कौन सी संधि हो जाएगी? तो स्वर संधि हो जाएगी। ये कोई भी स्वर हो सकते, समान, असमान, या किसी प्रकार के जो आपके 9 स्वर माहेश्वर सूत्र में बताए गए उनमें से कोई स्वर हो सकता है, लेकिन स्वर स्वर का मेल हो तो स्वर संधि कहलाती है। ठीक, केवल एक ही प्रकार का यहाँ ये इसका रूप बन सकता है, एक कंडीशन होती है कि स्वर स्वर मिलने पर स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि कब होती है? तो इसको देखेंगे कि जो व्यंजन संधि है, ये अगर यहाँ स्वर है, ठीक है, और इधर व्यंजन है, तब भी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि हो जाएगी। और अगर पहले कोई व्यंजन है और बाद में स्वर है तो भी व्यंजन संधि हो जाती है। समझ में आ रहा है? स्वर हो उसके साथ व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन हो उसके साथ स्वर का मेल हो तो व्यंजन संधि होती है, या फिर व्यंजन और व्यंजन भी मिलते हैं, व्यंजन और व्यंजन भी मिलते हैं तो भी व्यंजन संधि होती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्यंजन संधि के मेल की कितनी कंडीशन हो सकती हैं, तो आप बताएंगे कि व्यंजन संधि के मेल की 3 कंडीशन हो सकती हैं। स्वर के साथ व्यंजन मिलता है, व्यंजन के साथ स्वर मिलता है, या फिर व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता है। इन तीनों कंडीशन में व्यंजन संधि होती है। और स्वर संधि सिर्फ इसका स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है तो स्वर संधि होती है। और विसर्ग संधि का क्या हो सकता है? विसर्ग का ये होता है कि विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो तो विसर्ग संधि होती है, और विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि होती है।
तो आपने देखा कि व्यंजन संधि में हमारे 3 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं, विसर्ग संधि में 2, जबकि स्वर संधि में सिर्फ 1 कंडीशन फॉलो हो रही है। स्वर का स्वर से ही मेल हो सकता है तभी स्वर संधि होगी, अन्यथा इस तरह से मेल होंगे तो व्यंजन संधि और इस तरह से मेल होंगे तो विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक, तो आपस में स्वरों का मिलना स्वर संधि कहलाती है, और स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तो व्यंजन संधि कहलाती है। अगर परिभाषित इसको करना हो, विसर्ग के साथ स्वर का या विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हो तो विसर्ग संधि कहलाती है। इस तरह से इतनी यहाँ क्या कहेंगे, एक तरह से कंडीशन फॉलो हो सकती है, ऐसा भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ सकता है, ये किसके अंतर्गत आ सकता, ऐसा। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्वर संधि होती है ये कितने प्रकार की होती है और इनमें से आपके कोई के प्रकार नहीं पूछे जाते हैं। ये तो देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। यहाँ स्वर संधि के भेद में लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, स्वर संधि के भेद। सिर्फ स्वर संधि के भेद संस्कृत या हिंदी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में जानेंगे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, तो अगर संस्कृत में आपसे स्वर संधि के भेद पूछा जाए तो आप बताएंगे कि संस्कृत में स्वर संधि के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में स्वर संधि के भेद 8 होते हैं। इनके भी अपने अपने उपभेद होते हैं, भेद होते हैं, लेकिन यहाँ व्यंजन और विसर्ग का भेद कभी भी पूछा नहीं जाता है। जब यहाँ पढ़ाएंगे तो बता देंगे कि इसका ये होते हैं, और यहाँ आपसे पूछे जाते हैं तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट इसकी संख्या लिख दी 8, और वो 8 प्रकार मैं बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है, सबसे पहले होता है दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा होता है गुण संधि। दूसरा क्या होता है, गुण संधि। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, सबके साथ स्वर जोड़ लेंगे। और तीसरा वृद्धि संधि, तीसरा वृद्धि संधि। ठीक है, तीसरा क्या होता है, वृद्धि संधि। चौथा होता है यड़ संधि, यड़ संधि। ठीक है, तो दीर्घ गुण वृद्धि यड़ 4 हो गई। अगला 5वां अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, क्या होता है, अयादि संधि। और 6वां होता है पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। ठीक, और नेक्स्ट पर रूप संधि, पर रूप संधि, पर रूप संधि, पर रूप संधि। और 8वां होता है प्रकृति भाव, प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। तो यहाँ आपने देखा कि अगर आपसे संस्कृत में संधि पूछी जाए तो आप 8 प्रकार बताएंगे। कौन कौन से, वो 8 मैंने यहाँ लिख दिए। सबसे पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ऐसा पूछा जाता है आपसे, ये 4 ऑप्शन नीचे के दिए जाएंगे, ये इनमें से 3 या फिर कोई एक व्यंजन संधि से, और कहा जाएगा कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है या फिर कौन सा व्यंजन संधि का इसमें से भेद है। तो इन अगर 8 में से कोई भी भेद दिया हो, उपभेद दिया हो, तो वो स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा जो भी होंगे वो व्यंजन के व्यंजन में बताऊंगी और विसर्ग के विसर्ग में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा दीर्घ गुण वृद्धि यड़ आदि पूर्व रूप पर रूप और प्रकृति भाव आदि स्वर संधि के भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्रमशः एक एक करके सभी भेद, पहले स्वर के पढ़ेंगे, फिर व्यंजन के पढ़ेंगे, फिर विसर्ग के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। क्या पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। आपके लिए थोड़ा सा टाइम होता है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी
क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, ये यहाँ मैंने लिख दिया मुख्यतः। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, बहुत अच्छे से अगर ये समझ में आ गई तो आगे वाली आपको और सरल लगने लग जाएंगी। तो आपने देखा दीर्घ संधि, जैसा कि नाम में दीर्घ लिखा है, क्या लिखा है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या मतलब होता? बड़ा। दीर्घ संधि का अपना एक सूत्र होता है। कभी कभी केवल सूत्र ही संस्कृत में पूछ लिया जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र क्या है। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः अकः सवर्णे अकः सवर्णे दीर्घः। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। जैसा कि ये जिसे हम संस्कृत में सूत्र कह रहे हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो यही सूत्र इसकी परिभाषा हो जाएगा। ये सूत्र क्या हो जाएगा? यही सूत्र इसकी परिभाषा हो जाएगा। इस सूत्र में जो लिखा है उसको हिंदी में परिभाषित करना, उसकी हिंदी में परिभाषा बन जाती है। तो इसमें क्या लिखा है तो आप देखेंगे, इसमें ये लिखा है अक सवर्णे दीर्घा। जैसा कि दीर्घ संधि का सूत्र है इसलिए इसके अंत में दीर्घा लगा है। ऐसा कभी कभी इससे रिलेट कर लेना कि अक्का सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र है, तो दीर्घ संधि का या फिर सभी संधि के सूत्र होते हैं। मैचिंग करने के लिए दिए जा सकते हैं, सूत्र पूछे जा सकते हैं। संधि देके सूत्र क्या होता है या सूत्र देके ये किस संधि का सूत्र है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ अक प्रत्याहार है। अक क्या है? अक प्रत्याहार है। ये कह रहे कि अक प्रत्याहार के बाद उसी का जैसा कोई सवर्ण मीन्स समान वर्ण आए तो दीर्घा, मतलब दोनों मिलके दीर्घ हो जाते हैं। अब आपको ये होना चाहिए कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो अक में आप देखेंगे आ, ई, उ और ऋषि तथा लिरी आते हैं। ठीक है, आ, ई, उ, ऋषि तथा लिरी आते हैं। जैसा कि आपको पता होता है, क्या पता होता? अयुण ऋलरक 2 सूत्र होते हैं जिससे अक प्रत्याहार बनता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि आ, ई, उ, ऋषि, लिरी के बाद, अर्थात आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, ऋषि के बाद ऋषि, ठीक, लिरी के बाद लिरी। लिरी का कोई दीर्घ होता नहीं है इसलिए इसका रूल वहां पे कम लगता है। तो कह रहे कि समान वर्ण आए और उनका दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। अगर आप इसको परिभाषा में लिखना चाहें तो ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, ऋषि के बाद ऋषि आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से सरल भाषा में लिख सकते, कैसे लिख सकते? आ, ई, उ, ऋषि के बाद क्रमशः आ, ई, उ, ऋषि आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक, तो ऐसे आप अगर लिखना चाहें परिभाषा तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ परिभाषा की आपको कोई जरूरत नहीं, या तो सूत्र पूछा जा सकता या इसके नियम पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने नियम हैं और एक एक करके सभी नियम को पढ़ेंगे। तो इसका पहला नियम ये है, नियम इसका है, ये पहला नियम है। ठीक है, पहली संधि का पहला नियम ये है कि यदि आ के बाद आ आए तो बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, आ के बाद आ आए तो बड़ा आ हो जाता है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि कभी कभी जैसे ये छोटा है तो यहाँ बड़ा भी हो सकता है और यहाँ छोटा भी, तब भी यही बड़ा होगा, या फिर इधर पे छोटा हो और इधर बड़ा हो तब भी आ ही बनेगा, और या फिर दोनों बड़े हों तब भी आ ही बनेगा। ऐसा भी आपसे पूछा जाता है। तो ऐसा देखना है आपको कि ऐसे ये हम बड़े छोटे क्यों करते हैं या क्यों हो जाते हैं। तो इसलिए हो जाते हैं ये कि यदि हमारा कोई छोटे डंडा से या फिर छोटे आ की मात्रा से उसका वास्तविक कोई अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं बनता है, तो हमें उसका दीर्घ करना पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, संधि विच्छेद करते समय दोनों पदों का
कोई अपना एक अर्थ होना चाहिए, एक महत्व होना चाहिए, तभी वो संधि सही मानी जाएगी, अन्यथा संधि सही नहीं मानी जाएगी जब तक कि दोनों पदों का कोई सही अर्थ नहीं होता है। इसलिए ये ऐसा करना पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कि धन, धन प्लस अर्थी, धन प्लस अर्थी, ठीक है। आप देख रहे धन प्लस अर्थी, ना के साथ आ है और यहाँ भी आ है, जैसा कि अभी बताया आ मिलके बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसका आ लिया और इसका आ बड़ा बना दिया, और वो बड़ा आ हमारा ना पर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ना हमारा जब आ यहाँ से हट जाएगा तो ये व्यंजन मतलब कि स्वर रहित हो जाएगा, तो इसी को आगे स्वर मिलेगा बड़ा, तो ना का जो ना है वो कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा धनार्थी, ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा? धनार्थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों में छोटे हैं, हमारा बड़ा हो गया। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हम यहाँ पे एक शब्द लिख दें विद्या प्लस अर्थी। क्या लिख दें? विद्या प्लस अर्थी, ठीक। यहाँ विद्या का मतलब होता विद्या, सभी जानते ज्ञान, और अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। विद्या को चाहने वाले को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी कहा जाता है। सभी को पता है विद्या को चाहने वाले को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी। तो आपने देखा कि हमने यहाँ विद्या बनाया, जबकि नियम तो ऐसे से भी तो ये हो रहा था, छोटा छोटा बड़ा हो रहा था, विद्य प्लस अर्थी लिखते तब भी विद्यार्थी बन जाता। लेकिन हमारी ये संधि विच्छेद सही नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि विद्य का एक वास्तविक अर्थ नहीं होता है। इसीलिए कहा गया विच्छेद करते समय दोनों पदों का एक सही शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, कोई वास्तविक अर्थ होना चाहिए, तभी संधि विच्छेद सही मानी जाएगी। तो अब आपकी ऐसी इस प्रकार से सही हो जाएगी, ठीक। आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि इसमें अगला एग्जाम्पल शास्त्र प्लस आगार, शास्त्र प्लस आगार। यहाँ हमने अगार क्यों नहीं किया? यहाँ अगार इसलिए नहीं किया क्योंकि अगार का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, जबकि आगार का होता है, आप जानते हैं। तो शास्त्र मीन शास्त्र, आगार रखने वाला शास्त्रागार, ठीक है। शास्त्रागार, शास्त्रागार, इस तरह से शब्द हमारा बन जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं और एग्जाम्पल। आपने देखा कि विद्या प्लस आलय, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते, उदाहरण हो सकते, लेकिन नियम यही होगा कि आपका या तो दीर्घ दीर्घ होंगे वहां, या इस तरह या इस तरह, या फिर दोनों छोटे होंगे, दोनों लघु होंगे, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ दोनों विद्ध नहीं बनाया, अलय नहीं बनाया, क्योंकि विद्ध का भी कोई अर्थ नहीं होता, अलय का भी कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए दोनों को पहले से ही दीर्घ बनाया। तो हमारा बाद में क्या होगा? दीर्घ ही रहेगा, विद्यालय। तो इस तरह से जो भी आपके एग्जाम्पल होते हैं वो सब दीर्घ संधि के होते हैं, और आपका संधि विच्छेद तभी सही हो सकती है जब दोनों का कोई सही अर्थ होता है, ठीक। तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन नियम आपके इन चारों में से ही कोई होगा। ये पहला नियम था दीर्घ संधि का, ठीक। दीर्घ संधि का पहला नियम था। तो आपने देखा कि दीर्घ संधि का पहला नियम, इसका सूत्र अका सवर्णे दीर्घा, और पहला नियम, सही नियम ये था अ प्लस आ मिलके बड़ा आ हो जाना। लेकिन आपका पहले से बड़े या छोटे, छोटे 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 बड़े कैसे भी हो सकते हैं, ठीक। अगला इसका दूसरा नियम ये है, जिस प्रकार से आ के साथ हमारा बड़ा आ हो रहा था, उसी तरह ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ई और ई मिलके बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जैसे कपि प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र, ठीक है। तो आपने देखा दोनों छोटा, पा पे छोटी की मात्रा और ये भी छोटी ई की मात्रा। जब हम इसकी ई की मात्रा को हटा लेंगे और ये वाली ई, दोनों हमारी क्या बन जाएंगी? बड़ी बन जाएंगी। और पा शब्द हमारा, एक बार बता दें, पा ऐसा हो जाएगा, और दोनों जो बड़ी बनेंगी वो यहाँ आ जाएगी। इस तरह से हमें वर्ड
मिल जाएगा। तो आपने देखा कि इसके बाद कोई स्वर होता है तो वो इस पे ही लग जाता है, इसीलिए शब्द क्या बन जाएगा, शब्द जब विच्छेद में शब्द बनेगा तो इस तरह से बन जाएगा कपींद्र। ठीक, तो किस तरह से, ऐसे मैंने बता दिया, ये सरल संधि है इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। आगे कुछ और कठिन होंगी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, ये अधिकांशतः सभी को आती हैं। ठीक, तो कपि प्लस इंद्र, कपींद्र, इस तरह देके विच्छेद पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कुछ देके इसका नाम पूछा जा सकता है। तो तीनों अपने जो भी प्रश्न बन सकते हैं इनसे, तीनों प्रकार के, उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। अगला जैसे लिखा हो, गिरी, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। अब देखो यहाँ अगर हम ईस लिखते, छोटा ई बनाते, तो हमारा अर्थ गलत हो जाता, इसलिए यहाँ बड़ी बनाई, तो शब्द क्या हो जाएगा, गिरीस। ठीक, अब हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो इस पे विसर्ग लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, विसर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत है तो संस्कृत में आपको पीछे से कोई मतलब नहीं, अगर विसर्ग लगी है तो विसर्ग लगा देंगे और नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि संस्कृत में कभी विसर्ग लगी हुई भी मिल सकती है, कभी कभी नहीं लगी भी मिल सकती है। ठीक है, जैसे लिखा हो मही प्लस ईस। अब यहाँ देख पा रहे कि इसमें भी बड़ी और इसमें भी बड़ी, दोनों मैंने बड़ी बनाई क्योंकि दोनों बड़ी से ही इसके अर्थ सही निकल रहे हैं। ठीक, महिषा, इस तरह से आपके शब्द बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। कपि, कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईसहा, कपीसहा। कोई भी, बहुत सारे उदाहरण हो सकते, पहले बता दिया, लेकिन नियम आपका इसी तरह हो सकते होगा। ठीक है, नियम किस तरह होगा, या तो आपकी छोटी छोटी मिलेंगी, छोटी बड़ी मिल सकती, बड़ी बड़ी मिल सकती, बड़ी छोटी, कोई भी किसी भी तरह से मिल सकती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से आपके जो दीर्घ संधि के दो नियम हैं, पहला आ मिलके बड़ा आ हो जाना, दूसरा ई मिलके बड़ी ई हो जाना। ठीक, अगला तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा ये है कि ऊ मिलके ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो देख रहे हैं कि ना के साथ भी ऊ और ये भी ऊ, तो कैसा स्वर है ये है हमारा समान स्वर, यही तो ये लिखा है सवर्णे, सवर्णे मीन्स समान स्वर। ठीक है, उसका क्या हो जाना, दीर्घ हो जाना ही दीर्घ संधि होती है। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, भानुदय, भानुदय। अगर यहाँ विसर्ग लगी तो आप भी यहाँ विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, विसर्ग लगा देंगे। जैसे लिखा हो वधू, वधू प्लस उत्सव, ये बहुत पूछा जाता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वधू को, इसका संधि विच्छेद इसलिए पूछा जाता कि वधू इस तरह से सही मान लेते हैं, इस तरह से, और ये वधू हो जाता है गलत। कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपका वधू इस तरह से सही होगा और उत्सव इस तरह से, और जब वर्ड बन जाएगा तो आपका वधूत्सव हो जाएगा। वधू के लिए जो उत्सव होता है उसे कहते हैं वधूत्सव। ठीक, अगर लिखा हो लघु तो इस तरह आपका सही होगा, लघु उत्सव, लघु उत्सव। यहाँ आपका छोटा ऊ सही होगा, क्योंकि लघु मीन्स छोटा, उत्सव मीन्स उत्सव। तो इसका भी जब बनाएंगे शब्द तो क्या हो जाएगा, लघुत्सव। ठीक है, लघुत्सव। तो आपने देखा भानुदय, वधूत्सव, लघुत्सव। और भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, दोनों बड़े। ठीक है, यहाँ भी अगर छोटा कर देते तो अर्थ गलत, और छोटा कर देते तो भी अर्थ गलत हो जाता, इसलिए दोनों बड़े करने पड़े। और भूर्जा का मतलब होता है भूमि की ऊर्जा, भूमि की ऊर्जा। ठीक है, भू
भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा क्या हो जाता, भूष्मा, दोनों बड़े बड़े के साथ बड़ा। ठीक, तो इस तरह से जो भी आपके उदाहरण होंगे वो सब किस संधि के होंगे, दीर्घ संधि के होंगे। इसका सूत्र क्या हो सकता है, अका सवर्णे दीर्घा हो सकता है। तो आपने 3 नियम यहाँ जान लिए, कितने जान लिए, 3। तो अगला नियम हम लोग जानते हैं, चौथा नियम जानते हैं कि अगर ऋषि के बाद, किसके बाद, ऋषि के बाद ऋषि आए तो बड़ा ऋषि हो जाता है। ऐसा बहुत कम बच्चे जान पाते हैं। हिंदी में सिर्फ एक ही ऋषि होता इस तरह का, जबकि संस्कृत में 2 प्रकार के ऋषि होते हैं, एक इस तरह और एक इस तरह। ये छोटा कहलाता है, ये बड़ा कहलाता है। इसके उदाहरण आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इसके उदाहरण ध्यान से देखेंगे। जैसे कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, पितृ, पितृ प्लस ऋणम क्या हो जाएंगे, पितृ प्लस ऋणम। ये ऋषि है, ये क्या है, ये ऋषि की मात्रा लगी हुई है, ये भी ऋषि है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बड़ा ऋषि हो जाएगा। इस तरह से ही सही होगा। जबकि आपका जो ऑप्शन होते हैं वहां एक बना देंगे, 2 किसी में कुछ कर देंगे, इस तरह थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आप देखेंगे 2 बार इस तरह जिसमें होगा वही सही होगा। ठीक है, जिसमें 2 बार इस तरह होगा वही सही होगा। मात्र प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम क्या हो जाएगा, मात्र ऋणम, मात्र प्लस ऋणम क्या हो जाएगा, मात्र ऋणम। ठीक है, तो ऋषि के बाद ऋषि आए और तो कैसा हो जाता है, बड़ा ऋषि हो जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल एक और देखेंगे। जैसे ये लिखा हो होत्र प्लस ऋकार। ठीक, तब तो आप जान पा रहे हैं कि ऋषि के बाद ऋषि आया तो ऋषि ही बन जाएगा और हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, तो इस एग्जाम्पल को आप महत्वपूर्ण मानेंगे। तो यहाँ शब्द बन जाएगा होत्र कार, क्या बन जाएगा, होत्र कारहा, इस तरह से विसर्ग लगा देंगे, होत्र कारा। लेकिन अगर इसमें एक और शब्द होता है, अगर इस तरह लिखा हो, किस तरह लिखा हो, होत्र प्लस लृकार, होत्र प्लस लृकारहा, तो क्या बनेगा और कौन सी संधि होगी। तो बच्चे क्या जानते हैं कि यहाँ ऋषि है और ये लृ है, मतलब कि असमान स्वर हैं, तो इसलिए दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि दीर्घ संधि में तो समान स्वर मिलते हैं। तो इसमें आपका अपवाद जैसा मान लो कि ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसा आपने ऊपर बनाया था सेम शब्द वैसा ही बनेगा। और ऐसा किस लिए हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो कात्यायन ने वार्तिक लिखी है उसमें उन्होंने बताया कि ऋषि और लृ आपस में सवर्णी स्वर माने जाते हैं। कैसे स्वर माने जाते, सवर्णी स्वर माने जाते हैं। तो ऋषि के बाद लृ भी आ जाए तब भी हमारा बड़ा ऋषि ही बनेगा, क्योंकि लृ का, लृ का कोई दीर्घ नहीं होता है। इसलिए यहाँ ऋषि के बाद लृ अगर आ जाए तो बनेगा तो ऋषि दीर्घ, लेकिन इनको समान स्वर में ही रखेंगे और दीर्घ संधि में ही रखेंगे। तो ये वार्तिक कात्यायन के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो इस तरह के जो भी आपको उदाहरण यहाँ दिख रहे हैं और या फिर इनका संधि विच्छेद दिख रहा है या इसका रूल ऋषि ऋषि इस तरह से ई इस तरह से, जो भी मैंने 4 नियम यहाँ लिखे हैं सभी में दीर्घ संधि है इस सूत्र के द्वारा, अकह सवर्णे दीर्घा के द्वारा। तो आपकी एक संधि यहाँ पे पूरी हो गई। तो इसी नियम से कोई और भी उदाहरण आपके दीर्घ संधि के हो सकते हैं, लेकिन आपके नियम यही होंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसके आगे हम अगली संधि पढ़ते हैं। अगली संधि है गुण संधि। अगली संधि क्या है, अगली संधि है गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि का सूत्र क्या है, जैसे कि अकाह सवर्ण दीर्घा दीर्घ संधि का सूत्र था, वैसे ही इसका सूत्र है
इसका सूत्र है आद आद गुणः। सूत्र क्या है? आद गुणः। जैसे आपने दीर्घ संधि में 4 नियम पढ़े थे, उसी तरह गुण संधि में भी 4 नियम हैं। कितने नियम हैं? 4 नियम हैं। तो उसमें पहला नियम ये है कि यदि आ के बाद ई आए, यदि आ के बाद ई आए, आप नियम पढ़ेंगे, इसको परिभाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नियम सीखेंगे। अगर आपको जैसे कहीं किसी में लिखनी भी है तो इन्हीं नियमों को परिभाषित करके परिभाषा लिखी जा सकती है। तो आ के बाद ई आए तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ऐसा ही पहला नियम है। आद गुणा, यहाँ गुण हो जाता है। जैसा कि गुण वर्ण थे, गुण संज्ञा थी, वो 3 वर्णों की होती थी, छोटा आ, ए और ओ। उन्हीं 3 वर्णों का यहाँ पे जो मेल है वो हो रहा है। आ के बाद ई आए तो क्या बन जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण में गण प्लस ईस, गण प्लस ईसहा, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने बड़ी बना दी। ऐसा इसमें भी, ऐसा जितनी संधि आप पढ़ेंगे सबके साथ होता है कि अगर आपका बड़ी छोटे से कोई शब्द आपका सही बनना है तो सही ही बनाएंगे, ना कि इस तरह से ईस आपका ऐसा गलत हो जाएगा। नियम सही है, ऐसे ही ऑप्शन मिलते तो यहाँ आपको ईस ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा ही सही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? गणेशहा। क्या हो जाएगा? गणेशहा शब्द बन जाएगा। ठीक है, और भी उदाहरण हो सकते बहुत, जैसे कि अब यहाँ देखो अगला उदाहरण मैं लिख दूं, रमा प्लस ईस। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? रमा, रम नहीं लिखा क्योंकि रम का कोई अर्थ नहीं होता है। रमा ईस, रमा के भगवान को क्या कहा जाता है? रमेशहा कहा जाता है। ठीक है, महा, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा इंद्र, जो महान इंद्र हैं उन्हें क्या कहेंगे? महेंद्र, महेंद्र। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे कि और एक लिख दूं, राजा प्लस ईस, राजा प्लस ईसहा क्या हो जाएगा? राजेसहा, राजेसहा। ठीक है, राका, राका प्लस ईसहा, राका प्लस ईसहा, राकेसहा। तो आपने देखा कि यहाँ पे कैसे आ के साथ या फिर छोटा बड़ा कोई भी, यहाँ देखो छोटी, तो इस तरह से मैंने पहले ही बता दिया कि छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों के कोई वास्तविक अर्थ होने चाहिए। तो आपने देखा यहाँ ज्यादातर एक ही मात्रा, क्योंकि ए बनता है तो सभी में बीच में एक ही मात्रा लगी हुई है, और अधिकांशतः ये कोई ना कोई नाम होते हैं, ज्यादातर ऐसा होता कोई नाम होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये पहचाने जाते हैं। ठीक, तो ऐसा जब हम लोग बेसिक पढ़ लेते हैं तो जो एक पहचान है उसकी एक मूल पहचान बना लेते हैं, उससे क्या होता है? संधि पहचानने में आसानी होती है। जैसे यहाँ एक ही मात्रा, जबकि वहां आ, ई, उ और ऋषि बड़े दिख रहे थे बीच में, तो ऐसा दीर्घ संधि में होता था। लेकिन ए अभी आपने देखी, और इसके बाद दूसरे नियम में देखेंगे, नियम नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा है आ के बाद उ आए। क्या आए? आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकारः, परोपकारः, पर प्लस उपकारः, परोपकारः। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने रा छोटा बनाया, जबकि अगला उदाहरण लिख रहे हैं महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महोदयः, महोदयः। ठीक है, और देखो सूर्य, सूर्य प्लस उदयः, सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः। ठीक है, सूर्य प्लस उदयः क्या हो जाएगा? सूर्योदयः। आगे देखेंगे, गंगा, गंगा प्लस उर्मिः, गंगा प्लस उर्मिः। ठीक है, गंगा प्लस उर्मिः क्या हो जाएगा? गंगोर्मिः,
गंगोर्मी। तो यहाँ आपने देखा दोनों बड़े बन गए, ठीक है। तो बड़े छोटे ये कुछ भी होता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि अगर आ के बाद उ आया तो ओ बनाएंगे, आ के बाद ई आया तो ए बनाएंगे, ठीक। ये दो नियम गुण संधि के हो गए। और यहाँ आपको सभी में ए की मात्रा दिख रही है क्योंकि ए बनता था, और यहाँ सभी में ओ की मात्रा दिख रही बीच में क्योंकि आ उ मिलके ओ बनता था दोनों का। अगला तीसरा नियम ये है, तीसरा नियम ये है कि आ के बाद, तीसरा नियम ये है आ के बाद ऋषि आए। क्या आए? आ के बाद ऋषि आए तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अर हो जाता है। दोनों का मिलके क्या हो जाता है? अर हो जाता है। जैसे साधारण सरल सा उदाहरण लिख रहे अभी, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि ही क्या हो जाएगा? जैसा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दे रहे, आ इस आ और ऋषि का अर हो गया। क्या हो गया? इस तरह से। तो यहाँ हमें इस तरह से शब्द मिला, और अगला वाला ये जो है वो इस तरह से मिला। तो आपने देखा कि हा के बाद आ है तो हमारा हा कैसा हो गया? पूरा हो गया। हा कैसा हो गया? पूरा हो गया। उसके बाद रा है, रा के बाद हमारा कोई स्वर नहीं है। तो आपने देखा कि रा जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि टा और डा के साथ नीचे लगाया जाता है, कब ग्रह जैसा, या फिर पर्व, इस तरह से लगाया जाता। तो जो रा है आपका सा के ऊपर चला जाएगा और शब्द बन जाएगा महर्षि। क्या बन जाएगा? महर्षि। ठीक है। तो इसी तरह से आपको महर्षि कोई लिख देता है तो वो गलत हो जाएगा, शब्द सिर्फ महर्षि बनेगा। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। क्या बन जाएगा? देवर्षि। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। ठीक है। राजा, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। ठीक है। तो आ के बाद क्या आता है? ऋषि आता है तो अर बन जाता है। एक उदाहरण और लिख दे रहे, सप्त, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा? सप्तर्षि, सप्तर्षि। वैसे अधिकांश ये होता है कि जो मैंने उदाहरण लिखे हैं ज्यादातर संस्कृत में यही आ जाते हैं, कभी कभार दूसरे उदाहरण होंगे, लेकिन तब भी आपका नियम यही होगा। आपको एक बार नियम आने लगे तो आप संधि उसमें तुरंत और आसानी से कर लेंगे। ठीक है। तो आपने पहला नियम क्या देखा? आ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद उ आए तो ओ, और तीसरा आ के बाद ऋषि आए तो हमारा अर हो जाता है तीसरे नियम में। हम लोग अगला नियम देखेंगे, चौथा नियम। ठीक। कौन सा नियम देखेंगे? चौथा नियम। चौथे नियम में क्या होता है कि यदि आ के बाद लरा आए, आ के बाद लरा आए तो अल हो जाता है। क्या हो जाता है? आ के बाद लरा आए तो अल हो जाता है। कैसे? आपसे ये जो मैं यहाँ लिखा रही हूँ ये भी पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद रखना। ठीक है। तो कैसे? जैसे तब प्लस लृकार, तब प्लस लृकार। तो आपने देखा कि आ के बाद क्या आया? लृ आया, तो इसका और इसका अल हो गया इस तरह से। ऐसा ही तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक। तो वाह ऐसा रह गया। कैसा? ऐसा। और आगे शब्द मिला था क्या? कार। अब संस्कृत है तो आप ऐसा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वाह हमारा यहाँ से पूरा हो गया, ला कुछ नहीं, आधा ही बना रहेगा और शब्द बन जाएगा तवल कारहा। क्या बन जाएगा? तवल कारहा। ताव प्लस लड़का तवल कारहा। ठीक है। आगे देखेंगे, तव, तव प्लस लरदेश, तव प्लस लरदेशहा क्या हो जाएगा? तवल देसहा। क्या बन जाएगा? तवल देसहा। तव प्लस लड़का तवल का रहा, तव प्लस लरदेश तवल देश। ठीक है। मम प्लस, मम प्लस
लर मम प्लस लरकार, लरकारः, इसका बनाव क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या बन सकता है। तो यहाँ क्या बन गया, ममल मामल कारः, इसी तरह तो बन जाएगा। ठीक, जैसे इसका और इसका अल ममल कारा, ठीक है। ठीक है, तो तव प्लस लरकारः तवल कारः, तव प्लस लरदेश तबल देश, मम प्लस लरकार ममल कार, ममल कारा। तो इस तरह से गुण संधि के ये 4 नियम हो गए और दीर्घ संधि के भी आपके 4 नियम हो गए। तो इस तरह से आपने 8 नियम पढ़ लिए। इन सभी नियमों को जैसे ये नाम देके, इस तरह विग्रह देके, इस तरह इससे इधर, या फिर रूल से देके कौन सा सूत्र के द्वारा कौन सी संधि हुई है। तो गुण संधि किस सूत्र से होती है, आद गुणा से, और आ प्लस ई क्या बनता, ए आ प्लस ओ आ प्लस ऋषि अर और आ प्लस लिरी अल बन जाता है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, अगली संधि पढ़ते हैं। अगली संधि है वृद्धि संधि। अगली संधि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, अगली संधि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, जैसे कि उन दोनों का सूत्र था ऐसे ही वृद्धि संधि का भी सूत्र है। इसका सूत्र है वृद्धि, वृद्धि रेची। सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। जबकि एक सूत्र मैंने बताया था वृद्धि रादायच, वो क्या था, वो वृद्धि संज्ञा का सूत्र था, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र हुआ करता था, वृद्धि रादायच। तो यहाँ आप देखेंगे कि वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेची। ठीक है, और यहाँ आपके सिर्फ 2 ही नियम हैं। वो कौन से, पहला नियम ये है कि यदि आ के बाद ए आए, आ के बाद ए आए या बड़ा, और इसका भी अय हो सकता है, लेकिन आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, तो अय हो जाता है। जैसे ना प्लस एओ क्या हो जाएगा, आ के बाद ए आए। ठीक, तो अय की मात्रा किस पे, ना पे, नयो, ऐसे मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे मम प्लस एओ तो क्या हो जाएगा, माँ मयो, माँ मयो। ठीक है, अगर यहाँ विसर्ग लगी तो आप भी विसर्ग लगा देंगे। ठीक है, और देखते हैं 1 + 1, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है, 1 + 1 कहा, या फिर अभी बताएंगे कि इसका कैसे और पूछा जा सकता। तो आ और ए आई, तो आई की मात्रा कापे, ए कै कहा, तो आपको ए कै कहा दे के पूछा जाता है कि इसका विच्छेद क्या होता है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि 1 + 1 2 बार हो जाएगा। ठीक, तो 1 + 1 ए कै कहा, 1 + 1 ए कै कहा। देव प्लस ऐश्वर्य, यम लिख दो, संस्कृत है, देव प्लस ऐश्वर्यम। तो यहाँ देखा आपने कि हमने ए बड़ा बनाया, क्योंकि ऐश्वर्यम का इसी तरह सही होता है। तो क्या हो जाएगा, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपके उदाहरण होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वृद्धि संधि हो जाएंगे। एक उदाहरण और लिख लो, ये पूछा गया उदाहरण है, पंच प्लस एते, पंच प्लस एते पंचयते, पंच प्लस एते पंचयते, पंच प्लस एते पंचयते। ठीक, तो आपने देखा कि वृद्धि संधि में हमारी एक पहचान है कि यहाँ पे हमें डबल मात्रा दिखाई देंगी, सभी में डबल मात्रा दिखाई दे रही। जब भी डबल मात्रा दिखाई दें तो वृद्धि संधि होती है। ऐसा पहचानने में एक अपना पहचान बना लेंगे कि ऐसा पहचान
ना हमें आसान हो जाएगा कि ऐसा अगर दिखाई दे तो वृद्धि संधि होती है किस सूत्र से, वृद्धि रेची सूत्र से। दूसरा नियम इसका है, दूसरा क्या है, यदि आ के बाद ओ आए, आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, आ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। जैसे जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघा, जल प्लस ओघा क्या हो जाएगा, जलौघा, जलौघा, ठीक है। जल प्लस ओघा, जलौघा। और देखते हैं महा प्लस ओज, महा प्लस ओजहा, महा प्लस ओजहा। यहाँ बड़ा बनाया क्योंकि बड़े से ही इसका अर्थ सही होता है, महोजहा। ये सरल है इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, तो आपके चैप्टर भी पूरे हो जाएंगे और आपको ज्यादातर अधिकांशतः यही उदाहरण मिल जाते हैं। महा प्लस औषधि, यहाँ देखो दोनों बड़े हैं, ठीक है, दोनों बड़े हैं, महा प्लस औषधि तो क्या हो जाएगा, महो, महोषधि, महा प्लस औषधि क्या हो जाता है, महोषधि हो जाता है, ठीक है। और देखेंगे, और क्या देखेंगे, और देख लेंगे एक दो उदाहरण। जैसे लिखा हो पुष्प, पुष्प प्लस ओक, पुष्प प्लस ओकहा तो क्या हो जाएगा, पुष्प, पुष्पौकहा, पुष्पौकहा। ये संस्कृत में पूछे हुए उदाहरण हैं, ठीक है। वन प्लस ओकस, वन प्लस ओकसहा क्या हो जाएगा, वनो, वनो कशहा, वनो कशहा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैसे देखे कि जो भी उदाहरण होते हैं आपके, जो भी उदाहरण होते हैं वहां पे आई की मात्रा और औ की मात्रा आपको लगी हुई दिखाई देती है। तो जब भी आपको आई की और औ की मात्रा लगी हुई दिखाई दे तो वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि होती है, ठीक है। वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि होती है। या इस तरह से देके आपको विच्छेद किस तरह से होता है, तो जब भी ऐसा लिखा हो तो इसके साथ हम आ लगाएंगे छोटा बड़ा, जिससे हमारा शाब्दिक अर्थ बन रहा हो, जो आपने कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो, ऐसा कोई शब्द हो, आगे वाले में ओ या औ से हमारा विच्छेद बन जाता है। इसी तरह इसमें होता है, जब भी ऐसे शब्द दे हो तो इस तरह से विग्रह करेंगे, इस तरह से शब्द दिए हो तो इसका इस तरह से शब्द बनाएंगे। और नियम क्या है, आ ए आय बनता है, आ ओ औ बनता है, किस संधि के अंतर्गत, वृद्धि संधि के अंतर्गत। किस सूत्र से, वृद्धि रेची सूत्र से। तो हम लोगों ने संधि में 3 संधि पढ़ ली, गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। और अगले संधि का जो क्रम है यही चलता रहेगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको संधि बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। पढ़ते रहिए और आगे ऐसे ही समझते रहिए। नमः संस्कृताय, नमस्ते।